Hello everyone, welcome to lecture number 17, and in today's class we are going to start with a new unit, that is unit 7 fisheries. So we have already completed lecture 1 to 16 in which we have done and completed our unit 1 to 6. अगर आपने नहीं देखा है तो you can go on our playlist and watch that sessions. For PDFs, join our Telegram channel. All the PDFs have been uploaded there. And for any doubts or queries, you can ask it on our Telegram discussion group or on our comment section. So let's start with our lecture number 17 that says fisheries. So first, let's see the syllabus. जैसे हम हर यूनिट में करते हैं, syllabus समझते हैं और उसके हिसाब से पढ़ते हैं. Because studying no less, no more would help us. हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे syllabus में दिया है और important है, and we just want to clear our exam with very good marks. So the syllabus says हमें पढ़ना है fisheries resource, exploitation and management, marine water, fresh water and brackish water, aquaculture, inland and marine, biotechnology, post-harvest technology, importance of fisheries and common terms pertaining to fish production. So first let us start with what is fisheries. Fisheries होता क्या है? Fisheries यानी कि या दो चीज़ें हम करेंगे, या तो हम कैच करेंगे फ़िश को, राइट, हम कैच करेंगे फ्रॉम आर नेचुरल वाटर, या फिर हम सेकेंड चीज़ करेंगे कि हम उसे ग्रो करेंगे इन आर पॉन्ड्स और टैंक्स. तो जब ये दोनों एक्टिविटीज़ हम करते हैं विद ऑल वाटर एनिमल्स जो हम खाने के यूज़ में या फिर कोई और यूज़ में लेते हैं, उस टर्म को हम फिशरीज़ कहते हैं. सो फिशरीज़ मीन्स कैचिंग और फार्मिंग फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ कैप्चर, सेकेंड इज़ कल्चर. तो ये आपको याद रखना है, दो टाइप्स की है. फर्स्ट इज़ कैप्चर, सेकेंड इज़ कल्चर. बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं, या तो हम कैप्चर कर रहे हैं फ्रॉम नेचुरल वाटर, या फिर हम कल्चर कर रहे हैं. कल्चर यानी कि ग्रो, या तो हम ग्रो कर रहे हैं इन आर पॉन्ड्स एंड टैंक्स. तो जब हम इन दोनों एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं उसको कहा जाता है फिशरीज़. नाउ व्हाट इज़ एक्वाकल्चर. आपने एक और टर्म सुना होगा कि एक्वाकल्चर क्या होता है. फिर एक्वाकल्चर, एक्वाटिक कम्स फ्रॉम एक्वाकल्चर, राइट. तो एक्वाटिक क्या होता है? एक्वाटिक मीन्स सारे वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो जब हम सारे वाटर एनिमल्स और प्लांट्स को फार्म या ग्रो कर रहे हैं इन कंट्रोल वाटर सिस्टम लाइक पॉन्ड्स, टैंक्स, केजेस एक्सेट्रा, जैसे कि वाटर एनिमल्स जैसे कि फ़िश, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, क्रैब्स, ऑयस्टर, सीवीड, सारे जब हम वाटर एनिमल्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं एक्वाकल्चर. सो एक्वाकल्चर एक ब्रॉड टर्म है जो कवर करता है एवरीथिंग दैट इज़ ग्रोन इन वाटर. बट अगर कोई एक ऐसा टर्म भी होना चाहिए जो सिर्फ फ़िश को कवर करे, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो फिशरी है. सो फ़िश को जो कवर करता है टर्म दैट इज़ पिसीकल्चर, यानी कि ग्रोइंग एंड फार्मिंग ऑफ ओनली फ़िश. इसमें हम प्रॉन्स, सीवीड इन सबको इंक्लूड नहीं करते हैं. यानी कि पिसीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर जो कि सिर्फ फ़िश पे फोकस्ड है, तो उसको हम बोलेंगे पिसीकल्चर. यानी कि मतलब हुआ कि एक्वाकल्चर में हम सारी वाटर स्पीशीज़ को कवर कर रहे हैं, पिसीकल्चर में हम सिर्फ फ़िश को कर रहे हैं. स्कोप एक्वाकल्चर का ब्रॉड है और एक्वाकल्चर का ही पार्ट है पिसीकल्चर. इसके एग्जांपल्स हैं जैसे श्रिम्प फार्मिंग, ऑयस्टर फिश फार्मिंग एक्सेट्रा. और पिसीकल्चर के एग्जांपल होंगे फ़िश फार्मिंग जैसे कि रोहू फ़िश फार्मिंग या कैटला फ़िश फार्मिंग या मृगल फ़िश फार्मिंग. जो भी फ़िशेज़ होती है जब हम उनकी फार्मिंग करेंगे तो दैट वुड कम अंडर पिसीकल्चर. सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि व्हाट इज़ फिशरीज़, व्हाट इज़ एक्वाकल्चर एंड व्हाट इज़ पिसीकल्चर और इन टर्म्स का क्या डिफरेंस होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिशरीज़ रिसोर्सेज जो हमारे यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है. फिशरीज़ रिसोर्सेज. नाउ व्हाट इज़ फिशरीज़ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज यानी कि हमारा फूड, हमारी इनकम. तो अगर हमें फिशरी से जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसी को हम फिशरीज़ रिसोर्सेज कहेंगे इन शॉर्ट. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो फिशरीज़ रिसोर्सेज यानी कि सारी वाटर बॉडीज़ जैसे कि सी, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स जितनी भी हैं, उसमें जितनी भी फ़िश हैं या कोई वाटर एनिमल है जो कि ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं फॉर फूड और इनकम. सो दैट इज़ फिशरीज़ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हमें फिशरीज़ से मिल रहे हैं, रिसोर्सेज जैसे कि फूड हो या इनकम हो. सो बेसिकली जहाँ फ़िश रहती है, जहाँ फ़िश को हम पकड़ सकते हैं या फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कि कैप्चर एंड कल्चर एंड यूज फॉर ईटिंग, सेलिंग और अर्निंग. तो ये सब फिशरीज़ रिसोर्सेज में आते हैं. इमेजिन अगर एक रिवर है तो जहाँ अगर फिशरमैन कैच कर रहा है फ़िश को तो वो फिशरीज़ रिसोर्स है. अगर एक पॉन्ड है जहाँ पर फ़िश ग्रो कर रहा है फार्मर तो फिर वो एक फिशरीज़ रिसोर्स है. अगर एक सी है जहाँ पर एक बिग बोट है जो फ़िश को कैच कर रही है तो ये भी एक फिशरीज़ रिसोर्स है. तो कोई भी जगह जहाँ फ़िश रहती है एंड कैन बी यूज बाय ह्यूमन इज़ कॉल्ड एज फिशरीज़ रिसोर्स.
तो आगे हम देखते हैं कि हमने फिशरीज़ रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला है फिन फिशरीज़ एंड सेकेंड है नॉन फिन फिशरीज़। अब फिन फिशरीज़ यानी कि ट्रू फिशेज़ भी अगर हम इन्हें बोलते हैं ये, और इसको हम ट्रू फिशेज़ नहीं बोलते हैं नॉन फिन फिशरीज़ को। फिन फिशरीज सिंपल जिनके फिन होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनको हम फिन फिशरीज़ में इंक्लूड करते हैं। नॉन फिन फिशरीज़ यानी कि हम उनसे फिशरीज़ रिसोर्सेज में पढ़ेंगे जैसे कि प्रॉन, श्रिम्प्स, ऑयस्टर्स, पर वो लोग ट्रू फिशेज़ नहीं है क्योंकि वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके फिन्स नहीं होते हैं। सो दे आर क्लासिफाइड एज नॉन फिन फिशरीज़। सबसे पहले फिन फिशरीज़। सो फिन फिशरीज़ यानी अगर किसी फ़िश के ट्रू वर्टिब्रेट्स है, फिन्स है, स्केल्स है, तो उसको हम बोलते हैं फिन फिशरीज़। दीज इंक्लूड मोस्ट एडिबल फिश स्पीशीज़। तो वो कैटेगरी में आते हैं हमारे फिन फिशरीज़। अब फिन फिशरीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं फर्दर 6 डिफरेंट कैटेगरीज़ में, और ये हमें पढ़ना है आज के हमारे क्लास के लिए। मतलब और भी चीज़ें पढ़ेंगे पर मेजॉरिटी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। दैट इज़ फिन फिशरीज़ में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, हमने कैसे डिवाइड किया है फिशरीज़ को, बेस्ड ऑन वाटर टाइप, बेस्ड ऑन एंड यूज़, बेस्ड ऑन हैबिटेट लेवल, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल और ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन माइग्रेशन पैटर्न्स। तो इन बेसिस पे हमने हमारी फ़िशरीज़ को डिवाइड किया है, और फिर हम पूरा डिवीजन समझेंगे हमारी फ़िशरीज़ से रिलेटेड और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हमने स्टार्ट किया है फ़िशरीज़ रिसोर्सेज से। फ़िशरीज़ रिसोर्सेज में हम फिन फिशरीज़ पढ़ रहे हैं। फिन फिशरीज़ यानी ट्रू फिशेज़ जिनके वर्टिब्रेट्स हैं और स्केल्स हैं और फिन्स हैं, और हम उनका अब डिवीजन देखने वाले हैं। नाउ फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ बेस्ड ऑन मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी जैसे हम हार्वेस्ट करते हैं उसके मेथड पे बेस्ड होकर हमने क्लासिफिकेशन किया है फिशरीज़ का। ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं पर एक और बार पढ़ते हैं। दैट इज़ कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी यानी हमने कैप्चर किया है, कॉट किया है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे रिवर्स, लेक, और कल्चर फिशरीज़ यानी हमने फार्मिंग की है उसकी जैसे फ्रॉम पॉन्ड और टैंक्स। नाउ अब कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कैप्चर फिशरी में सिर्फ इतना होता है कि हमें हार्वेस्ट करना है। नो स्टॉकिंग, स्टॉकिंग यानी फ़िश को वाटर बॉडी में ऐड करना, तो नो स्टॉकिंग इज़ डन, नो फीडिंग इज़ डन और नो प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कुछ है ही नहीं, सिर्फ कैप्चर करना है। पर कल्चर फिशरी में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है ह्यूमन का, क्योंकि हमें स्टॉकिंग भी करनी है, फीडिंग भी करनी है, हेल्थ केयर भी देखना है, हार्वेस्ट भी करना है। सो दैट वेज स्पीशीज़ में कैप्चर फिशरी में हम नेचुरल पॉपुलेशन को कैप्चर करते हैं जैसे कि सरडाइन्स, मैकरल्स, रोहू, कैटला, और कल्चर फिशरी में हम इकोनॉमिकली सिलेक्टेड स्पीशीज़ जो हमको फ़ायदा देंगी हम उनकी फार्मिंग करते हैं, जैसे कि रोहू, कैटला, कॉमन कार्प, तिलापिया। तिलापिया इज़ द मोस्टली कल्चर्ड फिश। देन प्रोडक्टिविटी इसमें कम होती है, इट डिपेंड्स ऑन सीजन एंड नेचर, एंड कल्चर फिशरी में हाई होती है एंड कंट्रोल प्रोडक्टिविटी होती है। इनपुट यूज़ में कोई कैप्चर फिशरी में कोई इनपुट लाइक सीड, फर्टिलाइज़र, फीड कुछ नहीं होता है, एंड कल्चर फिशरी में ऑब्वियसली इनपुट्स लाइक फिश फीड, सीड, स्टॉकिंग, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कैप्चर एंड कल्चर फिशरी. Let us see one question that says capture fishery differs from culture fishery in that no human intervention in fish breeding and feeding is provided. So I hope आपको समझ आ गया हो culture fishery का और capture fishery में क्या difference होता है. Now अंडर दिस देर आर 2 ब्रॉड टाइप्स, यानी कि अभी हम फ़िश पढ़ रहे थे, फ़िश के अंदर हमने फिन फिशरीज़ देखा और हम मेथड्स देख रहे थे. फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं हार्वेस्टिंग का टाइप, उसमें हमने कैप्चर और कल्चर पढ़ा, और कैप्चर में अब हम 2 टाइप्स पढ़ रहे हैं जैसे मराइन कैप्चर या इनलैंड कैप्चर, और कल्चर में भी हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे जैसे मोनो कल्चर, पॉली कल्चर, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, केज और पेन कल्चर. एक्चुअली 6 डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, रेसवे ऑल्सो एंड रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम. सो 6 डिफरेंट टाइप्स वी विल स्टडी इन कल्चर फार्मिंग फिशरी एंड 2 डिफरेंट टाइप्स वी विल स्टडी इन कैप्चर फिशरी. सो दिस इज़ अ चार्ट ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम क्या पढ़ रहे थे, कहाँ आ गए, लाइक दैट. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ कैप्चर फिशरी. कैप्चर फिशरी में हम 2 टाइप समझेंगे, दैट इज़ मैराइन कैप्चर फिशरी एंड इनलैंड कैप्चर फिशरी. सो व्हाट इज़ मैराइन कैप्चर फिशरी? मैराइन इज़ अ सी. सो मैराइन कैप्चर फिशरी यानी कि हमें कैप्चर करना है यानी कैच करना है फिश को फ्रॉम ओपन सी विदाउट एक्टिवली फार्मिंग और कल्चरिंग दैम. इट इज़ नॉन कल्चर्ड और वाइल्ड हार्वेस्ट सिस्टम, क्योंकि हम इसे कल्चर नहीं कर रहे हैं, हम कैप्चर कर रहे हैं. सो इट इज़ नॉन कल्चर्ड एंड इसका मतलब है कि हम मैराइन यानी सी एरिया से जब हम कैच कर रहे हैं फ़िश को, तो दैट इज़ मैराइन कैप्चर फिशरी. अब हमारे मैराइन फिशिंग जोन्स होते हैं, दैट इज़ इनशोर, ऑफशोर एंड डीप सी. आपको ये जोन्स याद रखने हैं और इसका डेप्थ और डिस्टेंस याद रखना है फॉर एग्ज़ाम. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम. नाउ
वी नो हमारे डिफरेंट जोन्स होते हैं, जैसे कि जब हम लैंड के अंदर ही करते हैं, इंटरनल करते हैं, तो दैट इज़ ऑन शोर. दैट इज़ हमारा जो डिस्टेंस है वो 0 to 12 नॉटिकल माइल्स है एंड डेप्थ इज़ लेस देन 50 मीटर्स. यू कैन सी दिस इज़ ऑन शोर. ये जो हमारी बेस लाइन के अंदर हो रहा है दैट इज़ ऑन शोर, इनशोर फार्मिंग. एंड सेकेंड वन इज़ ऑफशोर. ऑफशोर यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जब हम फार्मिंग कर रहे हैं, दैट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स टू 200 नॉटिकल माइल्स. दिस इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो जब हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फार्मिंग कर रहे हैं, ये पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है फ्रॉम 12 नॉटिकल माइल्स टू 200 नॉटिकल माइल्स. सो जब हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जब फार्मिंग कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफशोर फार्मिंग. और बेस लाइन के अंदर कर रहे हैं तो इनशोर फार्मिंग, दैट इज़ 0 to 12 नॉटिकल माइल्स. नाउ इसकी डेप्थ है 50 to 200 मीटर्स. एंड थर्ड वन इज़ डीप सी. डीप सी यानी बियॉन्ड 200 मीटर्स, 200 नॉटिकल माइल्स. 200 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या आता है, हाई सीज़ आता है. सो इंटरनेशनली रेगुलेटेड होती हैं ये हाई सीज़. सो अगर यहाँ पर फार्मिंग हो रही है दैट इज़ डीप सी फार्मिंग और बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स जिसकी डेप्थ है मोर देन 200 मीटर्स. सो दिस इज़ डीप सी फार्मिंग. तो आपको ये तीनों कैटेगरीज याद रखनी है, इनशोर, ऑफशोर एंड डीप सी. एंड द नॉटिकल माइल्स ऑल्सो, द डिफरेंस 0 to 12, 12 to 200 एंड बियॉन्ड 200. डेप्थ इज़ लेस देन 50, 50 to 200 एंड मोर देन 200 मीटर्स. नाउ अ सेकेंड टाइप इज़ इनलैंड कैप्चर फार्मिंग और फिशरी. इनलैंड कैप्चर फिशरी मतलब इनलैंड यानी कि हम जो हार्वेस्ट कर रहे हैं नेचुरली अकरिंग फिश को, वो हम हमारी फ्रेश वाटर बॉडी से कर रहे हैं विदाउट स्टॉकिंग और फर्टिलाइजिंग. दिस वी नो क्योंकि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैप्चर फिशरी. तो इनलैंड मतलब हम इनलैंड वाटर्स यानी जो हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से अगर हम हार्वेस्ट कर रहे हैं नेचुरली अकरिंग फिश एंड एक्वाटिक एनिमल्स, तो इनको हम बोलेंगे इनलैंड कैप्चर फिशरी. दे आर वाइल्ड और नेटिव पॉपुलेशन, नॉट आर्टिफिशियली कल्चर्ड. बिकॉज कल्चर करेंगे तो वो कल्चर फिशरी का पार्ट होगा, क्योंकि हम इसे कैप्चर कर रहे हैं तो वहाँ पर वाइल्ड और नेटिव पॉपुलेशन होती है फिशरीज़ का. इसलिए इट इज़ रिटन दे आर वाइल्ड और नेटिव पॉपुलेशन एंड नॉट आर्टिफिशियली कल्चर्ड. इसमें भी हम स्टॉकिंग नहीं करते क्योंकि सारी नेचुरल पॉपुलेशन होती है, क्योंकि दिस इज़ कैप्चर फिशरी. मैनेजमेंट मोस्टली अनरेगुलेटेड. स्पीशीज़ इंडियन कार्प जैसे रोहू, कैटला, मृगल, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये कार्प्स होते हैं वहाँ पर. सीजनैलिटी मानसून पे डिपेंड करता है. प्रोडक्टिविटी कम होती है कल्चर फिशरी से ऑब्वियसली. एंड गिल नेट्स, कास्ट नेट, ट्रैप्स, लॉन्ग लाइज, स्कूप नेट्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं फिशरीज करने के लिए. सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज, लेट जस्ट रिवाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिशरीज़ का पार्ट पढ़ रहे थे, तो कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी. एंड इसमें मराइन में हमने 3 जोन्स पढ़े हैं, समझे हैं, दैट इज़ इनशोर, ऑफशोर एंड डीप सी. ये आपको याद रखना है. एंड देन इनलैंड में वी स्टडीड कि हम जब फ्रेश वाटर बॉडी से इनलैंड में करते हैं, सो दैट इज़ इनलैंड कैप्चर फिशरी. एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है, जैसे कि स्टॉकिंग नहीं की जाती है, फीडिंग नहीं की जाती है, वाइल्ड या नेटिव पॉपुलेशन की को हम कैप्चर करते हैं. सो दैट इज़ इनलैंड कैप्चर फिशरी. नाउ सेकेंड पार्ट इज़ कल्चर फिशरी. This we have done, and now we will move on to culture fishery. But before understanding culture fishery, first we have to understand वाटर टाइप बेसिस पर जो हमने फिन फिशरीज़ को डिवाइड किया है वो, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं फिशरीज़ के, आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी. सो फर्स्ट वी विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग आवर सेकेंड टाइप, दैट इज़ हेयर, दैट इज़ बेस्ड ऑन वाटर टाइप. कल्चर यहाँ पर जाए, हम वापस जाएंगे पीछे, बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन वाटर टाइप या हैबिटेट के बेसिस पे हमने फिशरीज़ को कैसे डिवाइड किया. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक या 1.5 पेज आप छोड़ सकते हैं और फिर वाटर टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ईजी रहेगा समझने के लिए, और फिर हम वापस आएंगे और उस चीज़ को कवर करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन वाटर टाइप या हैबिटेट. सो लेट्स स्टार्ट ऑन फिशरीज डिवीजन बेस्ड ऑन वाटर टाइप यानी हैबिटेट. यानी वो किस हैबिटेट में रहते हैं, क्या वो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं, ब्रैकिश वाटर स्पीशीज़ हैं या मैराइन वाटर स्पीशीज़ हैं. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन एंड देन वी विल गो बैक टू आवर कल्चर फिशरीज, जो आपको अच्छे से समझ आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, आपको ये लिख लेना है, फ्रेश वाटर स्पीशीज़ में 0 to 0.5 ppt सैलिनिटी होती है, और इसमें हम रिवर, पॉन्ड्स, टैंक्स, रिजर्वॉयर्स ये सब पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट ब्रैकिश वाटर, जिसमें जो पीपीटी होती है यानी सैलिनिटी जो होती है वो होती है 0.5 to 30 ppt, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. एंड देन मेराइन वाटर, जिसकी सैलिनिटी मोर देन 30 ppt होती है और जिसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे.
सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ फ्रेश वाटर स्पीशीज़. फ्रेश वाटर स्पीशीज़ यानी फ्रेश वाटर फिशरीज़ यानी जब हम फ़िश की फार्मिंग कर रहे हैं इन नॉन सॉल्टी इनलैंड वाटर बॉडीज़, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स, रिजर्वॉयर, टैंक्स. जब हम यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं तो वो आती हैं हमारी फ्रेश वाटर फिशरीज़ जिसकी सैलिनिटी है लेस देन 0.5 ppm. राइट. नाउ वी विल स्टडी. इसके एग्जाम्पल्स दिए जैसे रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर, कैनाल्स, पॉन्ड्स और टैंक्स. नाउ वी विल स्टडी मेजर फिश स्पीशीज़ इन फिश वाटर फिशरीज़. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिश वाटर फिशरीज़ को हमने मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स में बांटा है. फर्स्ट इज़ इंडियन मेजर कार्प्स यानी फ़िश. तो हम सबसे पहले इंडियन यानी इंडिजीनियस फ़िश की स्पीशीज़ देख रहे हैं. इसमें आपको 3 फ़िश की स्पीशीज़ याद रखना है, मतलब याद कर लेना है. दैट इज़ कैटला, रोहू एंड मृगल. इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं CRM करके या KRM करके, क्योंकि कहीं जगह कैटला की स्पेलिंग में C भी दिया रहता है. सो दैट वेज आई टोल्ड यू. आप K से याद रख लीजिए, दैट इज़ KRM. आप कुछ भी शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए, करम और KRM और वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिमेंबर, और आप ऐसे याद रख लीजिए करम या एनीथिंग. सो दैट इज़ कैटला, रोहू एंड मृगल. इसके साइंटिफिक नेम बहुत इजी हैं क्योंकि ये रिलेटेड ही हैं, जैसे कि कैटला का कैटला, रोहू का लेब्यू रोहिता एंड मृगल का सिरहिनस मृगाला. सो अब इसको साइंटिफिक नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिलेटेड टू देयर नेम्स. नाउ वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज़ दिस पार्ट कि उनका फीडिंग जोन्स क्या है. सरफेस यानी टॉप लेयर, कॉलम यानी मिडिल लेयर एंड बॉटम. यानी कि हमने इसको इसलिए सीरियल ऑर्डर में याद किया है ताकि हम इसको याद करना ज़रूरत ना पड़े कि सरफेस, कॉलम यानी मिडिल एंड बॉटम. सो इनका फीडिंग जोन यानी कि ये यहाँ पर ऊपर फीड करती हैं कैटला, रोहू फीड करती हैं बीच में एंड मृगल फीड करती हैं नीचे. तो कैटला, रोहू एंड मृगल, सरफेस, कॉलम यानी मिडिल एंड बॉटम जोन, ये इनका फीडिंग जोन है अकॉर्डिंग टू द फिशेस. यानी कि सबसे पहला जो के है दैट इज़ कैटला है, वो जू प्लैंकटन पे फीड करती है. देन सेकंड फाइटो प्लैंकटन या डेट्रीटर्स या डिकम्पोज वेजिटेशन पे. एंड थर्ड मृगल ऑल्सो इन डेट्रीटर्स डिकम्पोज एंड ऑर्गेनिक मैटर. तो आपको याद रखना है कि जैसे ये जो कैटला है ये ऊपर की तरफ फीड कर रही है, तो इसका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ फेस्ड है ताकि ये जो फूड आ रहा है ये अच्छे से ले पाए. देन जो रोहू है उसका टर्मिनल फेस है यानी कि हर साइड से, टर्मिनल यानी हर साइड से. एंड मृगल का फेस जो है, माउथ का जो फेस है वो डाउनवर्ड्स है क्योंकि वो बॉटम फीडर है. सो दैट इज़ वाई हेयर इट इज़ रिटन माउथ फेस अपवर्ड्स, टर्मिनल यानी ऑल साइड्स एंड डाउनवर्ड्स. नाउ व्हाट इज़ द रोल इन कल्चर सिस्टम. फर्स्ट कैटला यूटिलाइजेज सरफेस वाटर फास्ट ग्रोइंग, यानी कैटला जो है वो फास्ट ग्रोइंग है, तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, कैटला इज़ द फास्ट ग्रोइंग वन. देन रोहू यूटिलाइजेज मिडिल लेयर, इट इज़ ओमनीवोरस. एंड मृगल इज़ बॉटम लेयर फीडर जो कि स्कैवेंजर का रोल प्ले करती है. सो इसको हमने लेयर्स के हिसाब से अरेंज कर दिया है, कैटला, रोहू, मृगल. राइट. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. Let me just erase this so that it's easy to read. Then let's move on to exotic carps. Exotic carps यानी कि जो हमने आउटसाइड इंडिया से इंट्रोड्यूस करा है. ये आपको ईजिली समझ आ जाएगा क्योंकि हमने पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री सब पढ़ा था एक्जॉटिक वंस. तो एक्जॉटिक यानी जो हमने बाहर से इंट्रोड्यूस करा है. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं जैसे कि ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प. तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने ही रखने. एंड देन देयर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो जैसे तिलापिया, बिग हेड कार्प, ट्राउट और पेंगासियस फ्रॉम थाईलैंड. सो ग्रास कार्प हमने चाइना से हमने इंट्रोड्यूस कराया है, सिल्वर कार्प फ्रॉम चाइना, कॉमन कार्प फ्रॉम यूरोप. तो इसमें भी डिवीजन है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फीडिंग जोन है वो ऐसा है कि ग्रास कार्प जो है वो सरफेस पे है या फिर मिडिल में है. सिल्वर कार्प जो है वो सरफेस पे है. आप ऐसे याद रख लीजिए, जैसे सिल्वर की जो परत होती है मिठाइयों पे तो वो ऊपर की तरफ होती है, तो जो सिल्वर कार्प है वो सरफेस पे है. राइट. देन कॉमन कार्प जो है वो बॉटम पे है. आप ऐसे याद रख लीजिए, जो कॉमन लोग होते हैं वो बॉटम पे रह जाते हैं. मतलब दिस इज़ नॉट अ फैक्ट और नॉट अ सेइंग और नॉट डू आई एंडोर्स दिस, बट जस्ट फॉर रिमेंबरिंग पर्पसेस कि आपको अच्छे से याद हो जाए. सो कॉमन कार्प इज़
फ्रॉम बॉटम, सिल्वर कार्प इज सरफेस एंड ग्रास कार्प जो है वो सरफेस या मिडिल पे रहता है. ग्रास कार्प इज हर्बीवोरस, आपको ये फैक्ट याद रखना है, एंड इट हेल्प्स इन वीट कंट्रोल. क्योंकि ग्रास है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रास कार्प इज हर्बीवोरस एंड इसका पर्पस है वीट कंट्रोल में. सिल्वर कार्प जो है वो फिल्टर फीडर है, यानी वो फाइटोप्लैंक्टन का ब्लूम को कंट्रोल करता है. कॉमन कार्प ओमनीवोरस है क्योंकि वो बॉटम में रहता है, और हमने बॉटम वाला पढ़ा वो ओमनीवोरस होते हैं. देन तिलापिया हमने नाइल से इंट्रोड्यूस करा है. बिग हेड कार्प हमने चाइना से इंट्रोड्यूस करा है. ट्राउट हमने यूएसए या यूरोप से इंट्रोड्यूस करा है. पैंगेसियस हमने थाईलैंड से इंट्रोड्यूस करा है. तो इसमें सिर्फ आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं कि हमने कहाँ से क्या इंट्रोड्यूस करा है. बट जो कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प है, उसके आप फीडिंग जोन्स भी याद रख लीजिए और उनका रोल भी याद रख लीजिए, क्योंकि ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज़ कंपोजिट फ़िश कल्चर? कंपोजिट फ़िश कल्चर यानी जब हम एक से ज़्यादा फ़िश को एक ही पॉन्ड में कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट फ़िश कल्चर. हम ये कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये फीडिंग जोन है या ये एक सी है, जैसे हमने पढ़ा कि कैटला, रोहू, मृगल यहाँ पर होते हैं, और हमने पढ़ा कि सिल्वर कार्प ऊपर होता है, कॉमन कार्प नीचे होता है, एंड ग्रास कार्प जो है वो ऊपर और यहाँ कहीं होता है. सो अगर हम फीडिंग जोन्स डिफरेंट है तो क्या हम एक साथ फीड करा सकते हैं? अगर हमने कैटला, रोहू, मृगल को एक साथ कराया तो इनका फीडिंग जोन्स डिफरेंट है, वो कॉम्पीट नहीं करते हैं फॉर फूड और स्पेस, क्योंकि उनका फूड अलग है, उनका स्पेस अलग है, और वो डिफरेंट लेयर्स में हम उनको फीड करा रहे हैं. तो हमारे को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी, बिकॉज हम एक ही बारी में इतनी सारी फिश स्पीसीज़ को कल्टिवेट कर रहे हैं या कल्चर कर रहे हैं. सो दिस इज़ कंपोजिट फिश कल्चर, यानी कल्टिवेटिंग मोर देन वन कंपैटिबल फिश, ताकि उनके बीच कंपटीशन ना हो, स्पेस हो उन्हें, एंड वी कैन फीड देम इन डिफरेंट लेयर्स. नाउ दीज आर एग्जाम्पल्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ दिस इज़ अ टेबल जिसमें सारे फैक्ट्स एक साथ दिए हैं, कैटला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प के. दिस यू कैन रीड बाय योरसेल्फ. और ये भी वही चीज़ लिखी है, बाय यूजिंग ऑल वर्टिकल जोन्स ऑफ पॉन्ड इन डिफरेंट टाइप्स हमको हायर ईल्ड मिल सकता है, एंड एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल फूड रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी देयर. अभी हमने इंडिजीनियस फिशरीज़ पढ़ी, हमने एक्जॉटिक फिशरीज़ पढ़ी, अब हम थर्ड कैटेगरी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कैटफिश. कैटफिश यानी जो कैट्स में ऐसे विस्कर्स होते हैं, यू कैन सी कैट के नोज़ के पास में जो 3 ऐसे होते हैं विस्कर्स, तो वैसे ही जब ये फ़िश में हम ये चीज़ देखते हैं तो उसको हम फ़िश कैट बोलते हैं या कैटफिश बोलते हैं. दीज आर हार्डी फिशेज़ जो पुअर क्वालिटी वाटर में रहती हैं एंड ऑफन ग्रोन इन लो कॉस्ट रूरल सिस्टम्स. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मगूर, सिंघी एंड मुरेल. ये 3 एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं. कैटफिश के एग्जाम्पल है मगूर, सिंघी एंड मुरेल. ये जो होते हैं ये इनको ज़्यादा अच्छा पानी नहीं चाहिए होता है. उनका फीचर है कि वो शैलो वाटर में भी ग्रो कर जाते हैं, लो ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं, एंड मार्केट वैल्यू भी हाई होती है, हाई प्रोटीन होता है. दे आर कॉल्ड एज एयर ब्रीथिंग फिशेस, मगूर, सिंघी एंड मुरेल. Now let us see some MCQs and then we will go back to our first we have to study brackish water one also, and then we will go back to our जो category रह गई थी. So which one of the following is a bottom feeder among Indian major carps? So bottom feeder is CRM or KRM, that is Karam, and M stands for Mrigal, so Mrigal is the right answer. And grass वाला भी नहीं है bottom one was common carp. Which Indian major carp primarily feeds in the column zone? Column zone यानी middle zone, and middle zone में कौन सा होता है? middle zone में होता है रोहू. So रोहू is the right answer, and common carp जो है वो bottom में. Which of the following exotic species is commonly introduced to control aquatic weeds? यानी कि herbivorous वाला, and herbivorous वाला कौन सा था? grass carp था, जो कि aquatic weeds को control करता है. So answer is grass carp. Now we have already learned freshwater species, and if you have just learned and you understood, please think by yourself कि क्या examples है जो हमने अभी पढ़े, जैसे कैटला, रोहू, मृगल, then common carp, silver carp, grass carp, and catfishes के हमने example पढ़े थे, जैसे मुरेल, सिंघी एंड मगूर, राइट. सो आप भी ऐसे एग्जाम्पल्स ऐसे याद करिए तो आपको याद हो जाएगा. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ब्रैकिश वाटर एंड देन मैराइन वाटर. सो ब्रैकिश वाटर यानी जिसकी सैलिनिटी है 0.5 to 35 ppt, जो कि मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर इज़ कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर. और इसके एग्जांपल्स हैं एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, लगून्स, बैकवाटर्स एंड कोस्टल वेटलैंड्स. तो अगर ये एग्जांपल्स आएंगे कि किसके एग्जांपल्स हैं, तो दीज आर फाउंड इन ब्रैकिश वाटर, मतलब ये जो है ये ब्रैकिश वाटर है, जैसे एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, लगून्स, बैकवाटर, कोस्टल वेटलैंड्स. नाउ ब्रैकिश वाटर के एग्जांपल्स हैं जैसे टाइगर प्रॉन, सी बेस, मिल्क फिश, मुलेट एंड मड क्रैब्स.
प्रॉन्स और क्रैब्स जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेस नहीं है, वो एक्चुअली सेपरेट फैमिली के पार्ट होते हैं, दैट इज़ क्रुस्टैशियंस जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। आई थिंक यू शुड नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट वी विल जस्ट लर्न ब्रैकिश वाटर के एग्जांपल्स। एंड ये जो तीनों हैं ये फिशेज़ हैं, और फिश, प्रॉन्स एंड मड क्रैब्स जो हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स हैं। नाउ मराइन वाटर यानी जिसकी सैलिनिटी 30 to 35 ppt है। एंड अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 30 ppt, इसको 35 की जगह 30 कर लीजिए, इट्स 30 ppt, आई एम सॉरी, इट्स 30 ppt एंड 30 ppt से जो ज़्यादा होता है दैट इज़ मराइन वाटर। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ओपन सी, कोस्टल वाटर्स एक्सेट्रा। नाउ इसकी कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं पेलागिक फ़िश, डिमर्सल फ़िश एंड सेल फिश। तो यानी मैराइन वाटर के एग्जांपल्स हो गए पेलागिक फ़िश यानी जो ओपन सरफेस वाटर में रहती हैं, डिमर्सल फ़िश यानी जो बॉटम में रहती हैं जैसे कि सीर फिश, क्रोकस, पॉम्फ्रेट, एंड पेलागिक फ़िश जो ओपन सी वाटर में रहती हैं जैसे कि मैकरेल, सर्डाइन, ट्यूना, ये एग्जाम्पल है मैराइन फिशेज़ के। एंड शेल फिश जैसे कि क्रुस्टैशियंस एंड मॉलस्क, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे श्रिम्प्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, स्क्विड, कटल फिश। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो ये फिशेज़ होती हैं दे आर नॉट रियल फिश, ये एक्वाटिक एनिमल्स है बट दे आर नॉट फिशेस। सो शेलफिश आर नॉट ट्रू फिशेस। एक्चुअली इसको हमें नॉन फिन फिशरीज में पढ़ना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे मराइन के हम एग्जांपल्स दे रहे थे इसलिए आई हैव रिटन हेयर ऑल्सो दे आर नॉट ट्रू फिशेस। So I think one PYQ have also come on this part where it was given which of the following is not a true fish, and the correct answer was shellfish. So that ways you should also know कि shellfish की category में जो fishes आती हैं they are not true fishes. So you should definitely know this part also. So shellfish, mushrooms, prawns, lobsters, cuttlefish, squid ये सब आती हैं, they are not real fishes क्योंकि इनके fins नहीं होते हैं, they are not vertebrates also. But ये marine fishes है, marine aquatic animals है, therefore we are studying here. And mackerel, sardine, tuna, pomfret, seerfish, crocus ये सारी जो है ये marine fisheries की categories में आती है. So we are done with based on water type, and what is left is method of harvesting में our culture fisheries वाला part is left, and now we will move again back to our culture fisheries so that we can complete that. Now you will better understand what I will teach on culture fisheries. So culture fisheries की basis पे हमने इसको 6 different categories में divide किया है: monoculture, polyculture, integrated fish farming, cage और pen culture, raceway culture and recirculatory aquaculture system. So first let's start with culture fishery. So culture fishery का मतलब तो I have already explained to you, but let me just again revise it for you कि जो भी हम कल्चर कर रहे हैं यानी हार्वेस्ट कर रहे हैं अंडर कंट्रोल या सेमी कंट्रोल सिचुएशन, तो उसको हम बोलते हैं कल्चर फिशरी. अब प्रोडक्शन मेथड, इनपुट लेवल और स्पीशीज़ कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया. जैसे कि फर्स्ट है मोनोकल्चर. मोनोकल्चर यानी कि हम कल्चर कर रहे हैं या रियरिंग कर रहे हैं ऑफ ओनली वन स्पीशीज़. जब हम सिर्फ मोनो यानी वन, राइट, तो जब हम सिर्फ वन स्पीशीज़ को कल्चर कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोकल्चर. इसका एग्जांपल हुआ जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ रोहू या सिर्फ कैटला या सिर्फ पेंगोसवर्स फार्मिंग की, तो दैट वुड कम अंडर मोनोकल्चर. यानी कि जब मार्केट डिमांड हाई एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ की, फॉर एग्जांपल रोहू या कैटला ये फास्टेस्ट ग्रोइंग और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ हम कैटला फ़िश की अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ मोनोकल्चर. सिंपल मैनेजमेंट है, यूनिफॉर्म ग्रोथ है एंड टारगेटेड फीडिंग है. बट रिस्क है क्योंकि अगर डिसीज़ हो गई तो टोटल लॉस हो जाएगा. एंड इनएफिशिएंट रिसोर्स यूज़, क्योंकि हमने रिसोर्सेज पढ़े थे और हमने सब पढ़ा है कि हमको मनी और फूड चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली वो करना चाहिए. अगर हम सिर्फ एक ही फार्मिंग कर रहे हैं तो हम शायद अपने रिसोर्सेज जो हैं वो ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज़ इनएफिशिएंट रिसोर्स यूज़. नाउ सेकेंड इज़ पॉलीकल्चर और कॉम्पोजिट फ़िश कल्चर. ये मैंने अभी आपको समझाया था कि जब दो या दो से ज़्यादा जो कंपैटिबल स्पीशीज़ है सेम वाटर बॉडी में, उसको हम अगर हार्वेस्ट या रियरिंग या फार्मिंग कर रहे हैं. जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे कि लेवल्स हैं. यहाँ पर हमने करम पढ़ा था हमने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मृगल किया, यहाँ पे रोहू किया एंड यहाँ पे कैटला किया. तो एक ही फार्म पे जब हम डिफरेंट लेवल्स पे जब हम फार्मिंग कर रहे हैं, ताकि जो हमारा डिसएडवांटेज था पॉलीकल्चर में कि हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो हम यहाँ पर कर पाएँ. तो डिफरेंट फीडिंग जोन्स के हिसाब से हमने इसको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया. सो नाउ यू अंडरस्टूड कि हमने इसे बाद में क्यों किया है, क्योंकि अगर हमने ये स्पीशीज़ को नहीं पढ़ा होता, लेवल्स को नहीं समझा होता, तो आपको ये पहले समझ ही नहीं आता कि पॉलीकल्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, मोनोकल्चर में क्या होता है. दैट इज़ वाई.
इसमें हम फुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हायर यील्ड है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, बट लिमिटेशन है कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप जो फ़िश को डाल रहे हो पर्टिकुलरली वो कौन से कॉलम की है, उसे क्या फीड कराना है, वो कहाँ फीड होगी, तो वो पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नाउ थर्ड इज़ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग यानी हमने फिश फार्मिंग को इंटीग्रेट कर दिया है विथ लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर, ताकि हम न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर पाए, वेस्ट को रिड्यूस कर पाए और एफिशिएंटली हमारी फार्मिंग कर पाए। जैसे कि हम फिश प्लस डक फार्मिंग करते हैं, फिश प्लस पिग फार्मिंग अगर करनी है, फिश प्लस पैडी, फिश प्लस पोल्ट्री, जब ये सारी फार्मिंग्स हम साथ में करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इसमें इनपुट कॉस्ट भी लो लगती है, रिसाइकल वेस्ट भी यूज़ हो जाता है, इनकम भी डाइवर्सिफाई होती है, बट प्रॉब्लम इज़ कि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा मैनेज करने के लिए एंड डिसीज ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी हाई होती है। नाउ 4 डिफरेंट टाइप इज़ केज कल्चर एंड पेन कल्चर। आपको ये अच्छे से समझना है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है इन टर्म्स में, ठीक से समझ नहीं आता है तो। एंड दीज आर ऑल्सो वेरी MCQ फ्रेंडली टर्म्स की, मतलब MCQs में ईजिली पूछे जा सकते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ केज कल्चर एंड पेन कल्चर। तो अब ये 2 इमेजेस देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि एक फ्लोटिंग नेट है और यहाँ पर हम फ़िश को फार्म कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक सेपरेटली क्या करा है, एक सेपरेटली हमने फेंस कर दिया एक एरिया को और यहाँ पर हम फार्मिंग करेंगे। तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। केज फार्मिंग में हमने क्या किया है, फ़िश को हमने इनसाइड फ्लोटिंग केजेस बनाए हैं और वहाँ पर हम जब फार्मिंग कर रहे हैं ओपन वाटर बॉडीज़ लाइक लेक्स, रिजर्वॉयर, रिवर्स या सीज, तो दैट इज़ कॉल्ड एज केज कल्चर। पेन कल्चर में हमने क्या किया, एक फेंस्ड एरिया बना दिया है और वहाँ पर हम फार्मिंग कर रहे हैं, साइट्स इनक्लोज्ड है, तो दैट इज़ पेन कल्चर। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे ये आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम देखेंगे केज कल्चर में फ्लोट कर रहे हैं, पेन कल्चर में वो फिक्स्ड है टू बॉटम। वाटर बॉडी डीप वाटर बॉडी है केज कल्चर में एंड पेन कल्चर में शैलो वाटर है। नाउ केज कल्चर में जो फिश है वो बॉटम को टच नहीं कर रहे हैं, पेन कल्चर में वो नेचुरली बॉटम पे रह रहे हैं। मैनेजमेंट ईजियर है केज कल्चर में क्योंकि हम शिफ्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा केज, और पेन कल्चर में मोर परमानेंट है क्योंकि जो आपने स्ट्रक्चर बना दिया है, जो फेंसिंग कर दी है वो ज़्यादा परमानेंट है। एंड नाउ स्पीशीज़ यूज़ पैंगासियस, टिलापिया या मेजर कार्प्स, माइनर कार्प्स, ये सब स्पीशीज़ हम यूज़ करते हैं मेनली फॉर केज कल्चर एंड पेन कल्चर। सो दिस इज़ पेन कल्चर एंड केज कल्चर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड रेसवे कल्चर। रेसवे कल्चर क्या होता है, एक फ्लो थ्रू सिस्टम। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक बहुत ही फ्लोइंग वाटर है जो ऐसे हमने एक लॉन्ग शैलो नैरो चैनल्स में क्रिएट किया है। इसमें कंटिन्यूस वाटर सप्लाई है, वाटर एक एंड से आता है और दूसरे एंड से निकल जाता है ताकि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बना रहे और वेस्ट रिमूवल होता रहे। यू कैन सी दिस इज़ अ फ्लोइंग वाटर। जहाँ फ्लोइंग वाटर होता है, जहाँ कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होती है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल वाटर का हाई होता है। सो दिस इज़ रेसवे कल्चर, लाइक अ रेस ट्रैक फॉर फिश, ऐसे याद रख सकते हैं, लाइक अ रेस ट्रैक फॉर फिश। तो इसका लॉन्ग नैरो रेक्टेंगुलर चैनल होता है लाइक अ रेस ट्रैक। सीमेंट, कॉन्क्रीट, ब्रिक या समटाइम्स HDPE लाइन एंड अर्दन स्ट्रक्चर्स का मटेरियल का बना होता है। यूजुअली 20 to 100 मीटर लेंथ होती है, 2 to 10 मीटर वाइड होता है एंड 1 to 1.5 मीटर डेप्थ होती है इसकी। वाटर फ्लो होता है, एक साइड से वाटर आता है, दूसरी साइड से चला जाता है। इसमें फिश को ऑक्सीजन रिच वाटर मिलता है, वेस्ट जो है वो वॉश होता रहता है क्योंकि फ्लोइंग वाटर है, हाई ग्रोथ रेट है, ईजी टू मॉनिटर है एंड कंट्रोल फीडिंग हम कर सकते हैं। सो दिस इज़ रेसवे कल्चर। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि रेनबो ट्राउट, कॉमन कार्प, तिलापिया, पेंगासियस एंड कैटफिश। इसमें हम रेसवे कल्चर में यूजुअली यूज़ करते हैं। रेनबो ट्राउट में क्योंकि कोल्ड वाटर चाहिए, कॉमन कार्प को फ्रेश वाटर चाहिए, तिलापिया को हार्ड डीप फास्ट ग्रोइंग है वो, पेंगासियस को भी हाई वाटर एक्सचेंज चाहिए, कैटफिश को हाई स्टॉकिंग डेंसिटी क्योंकि कैटफिश टॉलरेट कर सकता है तो हम कैटफिश को भी फीड करा सकते हैं, इसमें हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आर स्पीशीज़, डिपेंडिंग ऑन आर नीड्स, हम इसमें पर्टिकुलर स्पीशीज़ को रेसवे कल्चर में हम इसको कल्चर कर सकते हैं। So, for example, रेसवे कल्चर इज़ बेस्ट सुटेड फॉर कोल्ड वाटर, फास्ट फ्लोइंग फ्रेश वाटर। की एडवांटेज क्या है रेसवे सिस्टम का? द की एडवांटेजेस कि हम हाई स्टॉकिंग कर सकते हैं और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। एंड कॉमनली कल्चर्ड और कॉमनली रियर्ड फिश इन रेसवे इज़ रेनबो ट्राउट। इसको हम कॉमनली रियर करते हैं रेसवे कल्चर्स में। Now our sixth and last category is recirculating aquaculture system. What is recirculating? यानी कि हमने क्लोज्ड लूप बना दिया है फिश फार्मिंग का, जिसमें वाटर जो है वो कंटिन्यूसली फिल्टर हो रहा है, क्लीन हो रहा है और रीयूज़ हो रहा है।
यानी कि जो फ़िश है वो इंडोर टैंक्स में ग्रो कर रही है विथ मिनिमल वाटर, एंड हम उसको कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल ऑक्सीजन, वेस्ट रिमूवल सब कुछ कर पा रहे हैं। तो जब ये सिस्टम लगा दिया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एज RES, दैट इज़ रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, जहाँ पर हम वाटर को कंटिन्यूसली क्लीन कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं और इंडोर फॉर्म में जो फ़िश है वो अच्छे से फार्म हो पा रही है। सो दिस इज़ RAS, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम. So now we have understood all these things related to based on what method of harvesting based on water type. Now we will move on to based on end use. तो ये हमने कर लिया है, इसको आगे बढ़ते हैं. Yes, और ये भी हो गया. So left should be removed from here. Now we will move on to based on end use. बेस्ड ऑन एंड यूज़ यानी हम कैसे कंज्यूम कर रहे हैं या किस पर्पज़ के लिए हम फिशरीज़ को फार्म कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं या कल्चर कर रहे हैं. फूड फिशरी यानी अगर हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, जैसे कि हम फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर या मैराइन फिशरीज इसमें आते हैं. ऑर्नामेंटल यानी जब हम एक्वारियम्स या एस्थेटिक वैल्यू के लिए कर रहे हैं, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि गोल्ड फिश, गप्पी, एंजल फिश एक्सेट्रा. स्पोर्ट फिशरी यानी जब हम रिक्रिएशन है, एंगलिंग यानी कि जैसे वो हुक जो होता है उसी हुक से जो हम फ़िश को कैच करते हैं, जो हम स्पोर्ट्स के तौर पे फिशरी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दैट इज़ स्पोर्ट फिशरी. देन इंडस्ट्रियल फिशरी यानी अगर हम फ़िश ऑयल, फ़िश मील या ग्लू, फर्टिलाइज़र इन सब को बनाने के लिए फ़िश को यूज़ कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियल फिशरी हो गया. सीड फिशरी यानी कि अगर हम सब प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ फिश सीड्स के लिए कल्चर कर रहे हैं. अब ये जो टर्म्स है स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग्स, ये हम आगे पढ़ेंगे. सो वी विल अंडरस्टैंड देयर कि इसका क्या मतलब होता है, इसलिए हम नॉट एक्सप्लेनिंग यू है. देन रिसर्च या कंजर्वेशन, अगर हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए, जीन बैंक्स के लिए या बायोडाइवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो दैट वुड कम अंडर रिसर्च या कंजर्वेशन फिशरी. तो एक्चुअली इसके जो MCQs हैं या जो इसके टॉपिक्स हैं, आप अगर टर्म्स समझ जाएंगे कि किस टर्म का क्या मतलब है, तो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर आर MCQs और फॉर आर पेपर. दिस मच इज़ इनफ. नाउ आवर फोर्थ कैटेगरी इज़ बेस्ड ऑन हैबिटेट लेवल. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है. हैबिटेट लेवल यानी सरफेस फीडर्स, कॉलम फीडर्स एंड बॉटम फीडर्स. यानी कि जो सरफेस फीडर्स हैं यानी पेलागिक स्पीशीज़ जो कि प्लैंकटन पे फीड करते हैं नियर सरफेस, वो हो गए सरफेस फीडर्स, जैसे कि कैटला, सेडाइन्स, मृगल, एंक्योवाइस. आई एम सॉरी, गलती से आ गया है, मृगल को आप हटा दीजिए. मृगल इज़ अ बॉटम फीडर. देन कॉलम फीडर में रोहू, हिल्सा. एंड बॉटम फीडर में यानी कि जो बॉटम डिमर्सल स्पीशीज़ है जो बॉटम पे फीड करती है, दैट इज़ मृगल, मगू, सिंगी, प्रॉम्फेट. तो इसमें मृगल आएगा. आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रिंटिंग एरर, यहाँ पर मृगल नहीं आएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल या ड्यूरेशन, यानी कि उन्हें कितना महीना चाहिए या कितना टाइम चाहिए टू बी फुली ग्रोन अप एंड टू बी हार्वेस्टेड. फॉर एग्जांपल शॉर्ट साइकिल फिश, यानी ये 4 से 6 महीने में पूरी तरीके से हम इसे ग्रो कर सकते हैं और हार्वेस्ट कर सकते हैं. यानी इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फिश जो अर्ली मेच्योर हो जाती है एंड इट इज़ सुटेबल फॉर क्विक रिटर्न्स. तो इसके एग्जाम्पल हैं तिलापिया, स्नेक हेड, मुरल्स. तो ये जो फ़िश है ये शॉर्ट साइकिल फ़िश है, यानी कि बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, अर्ली मेच्योरिटी होती है. Now before starting ahead, I want to show you a question. Yeah, this is a PYQ question that says which of the following air breathing fishes has highest demand in the market, and the answer is snakehead fish. So ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं and so you have to be aware, जो पढ़ाते हैं या फिर जो आपको बता रहे हैं कुछ स्पेसिफिक फ़िशेस, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल हेयर इट इज़ गिवन कि क्विक रिटर्न के लिए जो फ़िशेज़ इंपॉर्टेंट है, जो फास्ट ग्रोइंग है, जिनकी अर्ली मेच्योरिटी हो जाती है, एंड द हेयर इट इज़ गिवन स्नेक हेड फिश. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ मीडियम साइकिल फ़िश यानी जिसकी साइकिल है 8 to 12 मंथ्स, और इसमें आते हैं हमारी जो फ्रेश वाटर फिशरीज हैं, दैट इज़ रोहू, कैटला एंड मृगल. देन लॉन्ग साइकिल फ़िश यानी उन्हें 1 साल से ज़्यादा लगता है टू ग्रो एंड हार्वेस्ट, और इसमें आते हैं मंगूर, सिंघी, ट्राउट या श्रिम्प्स. देन मल्टीपल क्रॉपिंग फ़िश, मल्टीपल क्रॉपिंग यानी उनकी 2 या 2 से ज़्यादा साइकिल्स हो सकती हैं पर ईयर, यानी कि ये भी फास्ट ग्रोइंग फिशेज़ हैं, जैसे कि तिलापिया, पैंगोसियस एंड श्रिम्प. अगर आपको लग रहा हो कि श्रिम्प तो लॉन्ग साइकिल में भी दिया था और श्रिम्प मल्टीपल क्रॉपिंग में भी दिया है कि इसकी 2 to 3 साइकिल्स पर ईयर हो जाती है, सो योर डाउट इज़ अ वैलिड डाउट. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. क्योंकि एक्चुअली जो श्रिम्प है वो लॉन्ग साइकिल है, लॉन्ग साइकिल में हम उसे ग्रो करते हैं, पर अगर हम उसे कंट्रोल इंटेंसिव सिस्टम में ग्रो करें तो उसे हम फास्ट भी ग्रो कर सकते हैं. इसलिए जो फार्मर्स हैं वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, इसलिए श्रिम्प्स को हमने दोनों कैटेगरीज में इंक्लूड करा है. नाउ let's move forward.
Here are some facts जो हमने अभी लिखे हैं. Fish like tilapia can be harvested between 5 to 6 months, allowing multiple harvest per year. जो मेजर कार्प्स हैं, रोहू, कैटला, मृगल, वो मीडियम वाली होती हैं, और मगूर, सिंगी टाइप फिशेस होते हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है. ट्राउट नीड्स कोल्ड वाटर एंड लॉन्ग टाइम टू मैच्योर. एंड जो चॉइस ऑफ स्पीशीज़ इन कल्चर सिस्टम वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट एंड वाटर अवेलेबिलिटी पे. सो दीज फैक्ट्स क्योंकि मैं साथ में अलग से भी लिखती हूँ फॉर यू टू हाईलाइट एंड यू टू नो कि आपको क्या मेजरली फोकस करके याद रखना है. सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट टू. Now we will move on to based on life cycle or migration pattern. This is also very very important and direct इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं and बहुत सारे पूछे जाते हैं. So you should know this with examples. ये हमको बहुत अच्छे से याद करना है. So इसमें हम 5 कैटेगरीज पढ़ेंगे: एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, पोटामोड्रोमस, ओशिनोड्रोमस एंड एम्फीड्रोमस. एंड डोंट वरी, हम इसे याद भी करेंगे अच्छे से. और लेट्स सी कि इसका मतलब क्या है. लेट अस जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. सबसे पहले इन दो को हम साथ में पढ़ेंगे, एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस. फिर हम पोटामोड्रोमस एंड ओशिनोमोड्रोमस को याद करेंगे. एंड एम्फीमोड्रोमस तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, आई विल टेल यू. सो एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस. सो एना एंड कैटा विल रेफर टू है ताकि कंफ्यूजन हो. तो एना और कैटा में ए पहले आता है, सो एंड सी बाद में आता है. सो आपको ऐसे याद रखना है, एना एंड कैटा. सो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एना में जो एक फ़िश है वो फ्रेश वाटर में उसका बॉर्न हुआ है और फिर वो सी में चली गई है टू ग्रो. फ्रेश वाटर में द फिश इज़ बॉर्न और वो चली गई है सी वाटर में ताकि वो ग्रो कर पाए. उसके बाद जब उसे एग्स देने हैं यानी स्पॉन करना है या एग्स देने हैं, तो वो वापस आ गई है फ्रेश वाटर में, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में ही सिर्फ अपने एग्स देगी. सो दैट कैटेगरी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस. समझे आप. एनाड्रोमस यानी फ़िश का बॉर्न हुआ है फ्रेश वाटर में, वो चली गई है सी वाटर में ग्रो करने के लिए, पर उसे जब एग्स देने हैं तो वो वापस फ्रेश वाटर में आ गई है. और इसका जस्ट ऑपोजिट कैटाड्रोमस है, यानी उसका सी में बर्थ हुआ है, वो चली गई है फ्रेश वाटर में टू ग्रो, और फिर जब उसे एग्स देने हैं तो वो वापस सी वाटर में आ गई है. सो दिस इज़ कैटामोड्रोमस. इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, सैल्मन एंड हिल्सा. सो सैल्मन एंड हिल्सा आर एनोड्रोमस फिशेस. ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है. सैल्मन एंड हिल्सा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. Salmon and Hilsa, and then eel is another example of catadromus. Then our next category is Pota and Oceano. अब पोटा मतलब होता है फ्रेश वाटर एंड ओशियन मतलब होता है सी वाटर. यानी जो फिशेस माइग्रेट कर रही हैं ओनली विद इन फ्रेश वाटर वो हो गई पोटामोड्रोमस, यानी जो हमारी इंडियन मेजर कार्प्स है, रोहू, कैटला, मृगल, जो हमने पढ़ा है हमारी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, राइट. देन ओशिनोड्रोमस यानी जो सी वाटर में ही इंटायरली माइग्रेट कर रही है, जैसे कि ट्यूना और सर्डाइंस. सो ट्यूना और सर्डाइंस जो है वो ओशिनोड्रोमस फिशेज़ हैं. देन लास्ट कैटेगरी इज एम्फीड्रोमस यानी जो माइग्रेट करती रहती हैं बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, पर जो एग्स देने के लिए नहीं करती हैं वो माइग्रेट, वो बस ऐसे ही माइग्रेट करती रहती हैं. यहाँ पर एग देना वॉज अ मेन पर्पज़ कि वो माइग्रेट करके वापस आ रही हैं क्योंकि उन्हें एग देना है. यहाँ पर नॉट फॉर स्पॉनिंग यानी नॉट फॉर एग लेइंग, उनको बस माइग्रेट करते रहना है. सो दे आर एम्फीड्रोमस. सो आई होप आपको ये याद हो गया. एना हमने पढ़ा, ए पहले आता है सी बाद में आता है. तो एना फ्रेश वाटर टू सी वाटर देन अगेन टू फ्रेश वाटर. कैटा सी टू फ्रेश एंड देन अगेन टू सी. देन पोटा इज फ्रेश वाटर, ओशन इज सी वाटर एंड एम्फी इज बोथ बट नॉट फॉर एक्स. इसके एग्जाम्पल सैल्मन एंड हिल्सा, इसके एग्जाम्पल ईल. देन पोटा के एग्जाम्पल हैं रोहू, कैटला एंड मृगल. ओशन के एग्जाम्पल हैं ट्यूना एंड सर्डाइंस. एंड देन एम्फीड्रोमस सम गोबीज एंड मुलेट्स. नाउ आई होप आपको ये कैटेगरी समझ आ गई हो. वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक, दैट इज़ कॉमन टर्म्स पर्टेनिंग टू फिश प्रोडक्शन. अब हम कॉमन टर्म्स पढ़ेंगे हमारे फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड. सबसे पहला टर्म है सीड्स इन फिशरीज. सीड्स इन फिशरीज जैसे सीड्स होते हैं हमारे टू ग्रो प्लांट, वैसे ही हमारी सीड्स होते हैं ताकि हम फिश फार्मिंग कर सकें. वी नीड यंग फिश यानी बेबी फिश टू स्टार्ट फिश फार्मिंग. सो दे आर सीड्स एंड फिशरीज. अब ये यंग फिश को हम बोलते हैं सीड्स. जैसे हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सीड्स होते हैं, ऐसे ही हमारे फिश यंग फिश को जब हम ग्रो करते हैं तो उसको हम टर्म यूज़ करते हैं, कलेक्टिवली हम सीड बोलते हैं. नाउ इसमें आपको 3 टाइप के सीड्स पढ़ने हैं. फर्स्ट इज स्पॉन, सेकेंड इज फ्राई एंड थर्ड इज फिंगरलिंग्स. और इसके साइजेस याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड इसका मतलब समझना है। स्पॉन यानी कि न्यूली हैच्ड फिश लार्वे, यानी जो सबसे पहला फिश हैच्ड लार्वे है सबसे पतला, तो दैट इज स्पॉन, जिसका साइज है लेस देन 1 सेंटीमीटर। फ्राई यानी जो थोड़ा बड़ा हो गया है 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड फिंगरलिंग्स यानी बिगा बेबी फिश, यानी 5 to 10 सेंटीमीटर, जो मिनी अडल्ट फिश की तरह रखती है। सो दिस इज ऑल्सो द हायरार्की, स्पॉन, फ्राई एंड फिंगरलिंग्स। इसमें लेस देन 1 to 2 to 3 एंड हेयर 5 to 10. So this is spawn larvae still absorbing yolk. Fry is free swimming, starts feeding, and fingerlings have developed fins and scales. So this is spawn, fry and fingerlings that you have to remember. Now we will move on to our next terms, that is hatchery. Hatchery यानी कि एक बेबी फिश फैक्ट्री की तरह आप समझ सकते हैं, जहाँ पे फिश को ब्रेड किया जाता है यानी ब्रीड किया जाता है, यानी मेड टू रिप्रोड्यूस, एंड उनको हैच किया जाता है लाइक अ नर्सरी फॉर फिश. सो दैट मे बी गवर्नमेंट रन और प्राइवेट. सो दैट इज़ अ हैचरी. वॉट आर ब्रूडर और ब्रूड स्टॉक? ब्रूडर और ब्रूड स्टॉक यानी मेच्योर एडल्ट फिश, जिसको हमने स्पेसिफिकली रखा है फॉर प्रोड्यूसिंग बेबीज यानी एग्स एंड स्पर्म्स. तो जो मेच्योर एडल्ट फिश है जो हमने स्पेसिफिकली रखा है कि इससे हम रिप्रोडक्शन कराएंगे, सो दैट इज़ ब्रूडर और ब्रूड स्टॉक. देन डिजॉल्व ऑक्सीजन. डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कितना ऑक्सीजन है वाटर में जो कि फ़िश के लिए एसेंशियल है कि वो ब्रीथ कर पाए. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर एसेंशियल फॉर फिश टू ब्रीथ. आइडियल रेंज है मोर देन 5 ppm. अगर मोर देन 5 ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो इट इज़ हेल्दी फॉर फिश टू कल्चर, इट इज़ हेल्दी. अगर लेस देन 3 ppm है यानी इट इज़ स्ट्रेसफुल और फेटल फॉर फिश. इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि फ़िश जो है वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर गिल्स, एंड लो अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा तो फिश को सफोकेशन होगा, स्लो ग्रोथ होगी और डेथ भी हो सकती. देन pH. द आइडियल रेंज फॉर मोस्ट फिशेज इज 7 to 8.5. अगर लेस देन 6 pH या मोर देन 9 pH है तो वो हार्मफुल हो सकता है. सो द आइडियल रेंज इज 7 to 8.5 pH. फीड कन्वर्जन रेशो. अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना था तो यू वुड नो, हमने वहाँ पे पोल्ट्री में भी डिस्कस किया था फीड कन्वर्जन रेशो, यानी हम कितना फीड दे रहे हैं फ़िश को ताकि वो 1 किलो वेट को गेन कर पाए. फॉर एग्जांपल अगर हमने 1.5 kg फूड दिया है तो उससे 1 kg फीड फ़िश का वेट हो गया है. सो दैट इज़ फीड कन्वर्जन रेशो. अगर हमने 2 kg फीड दिया है तो उसका फ़िश का जो वेट है वो 1 kg हो गया. यानी इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने फीड दिया है 1.5 kg और उसका वेट हो गया है 1. So the feed conversion ratio is 1.5. So that ways we are calculating feed conversion ratio, और जितना feed conversion ratio कम होगा उतना better है. So lower feed conversion ratio is equals to better efficiency, and the best range is 1.2 to 1.8 in commercial farms. Now we have completed fin fisheries in full detail, and now we will see some of non-fin fisheries too. नॉन फिन फिशरीज यानी वो एक्वाटिक एनिमल्स जो कि अदर देन ट्रू फिन बियरिंग फिशेज हैं, यानी कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वैसे तो, जैसे कि क्रुस्टैशियंस में आते हैं श्रिम्प्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स. मोलस्क में आते हैं ऑयस्टर, म्यूसल्स, स्क्विड, क्लैम्स. सीवीड्स जैसे कि एल्गे, स्पॉन्जेस यानी कि मराइन स्पॉन्जेस, या पर्ल ऑयस्टर्स जैसे ये होता है पर्ल ऑयस्टर्स, या दिस इज़ एन ऑयस्टर. सो ये जो ऐसे स्पीशीज़ हैं दे आर नॉन फिन फिशेज, या जिनके फिश नहीं होते, जो वर्टिब्रेट्स नहीं होते. ऑल्सो वी स्टडीड शेल फिश इज़ नॉन फिन फिश, यानी ये सारे जो हैं ये नॉट ट्रू फिशेज हैं, दे आर नॉट ट्रू फिशेज, बट ये एक्वाटिक एनिमल्स है इसलिए हमें इसमें पढ़ना होता है. Now we will understand some post harvest fisheries. पोस्ट हार्वेस्ट फिशरीज़ में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे हमें फ़िश को हैंडल करना है, फ़िश को प्रिजर्वेशन करना है, प्रोसेस करना है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, एंड देन मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट. तो हम उतना अच्छे से पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ फ़िश हैंडलिंग. सबसे पहले क्या हुआ, फ़िश को हमने लैंड कराया, ग्रेडिंग करी, ब्लीडिंग यानी जो ब्लड था फ़िश से वो हमने हटाया, देन गटिंग यानी अगर उसकी गट्स को रिमूव करना था तो वो रिमूव किया, देन वी वॉश्ड इट, एंड देन द फर्स्ट स्टेप इज़ आइसिंग. हमने क्या किया, आइसिंग करा. वॉट आइसिंग आफ्टर कैच इज़ वेरी क्रिटिकल. हमने 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे फ़िश को आइसिंग करा है
ताकि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से बचा पाए। और फ़िश को हमने क्रस्ट आइस के साथ 1:1 में स्टोर कर दिया। सो सबसे पहले जब हमने फ़िश की हार्वेस्टिंग की, हमने फ़िश को सब लैंड करा, ग्रेट करा, ब्लीडिंग करा, कटिंग करा, वॉशिंग करा और उसके बाद आइसिंग के लिए रख दिया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1:1 में हमने क्रश्ड आइस के साथ रखा है एंड 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसे स्टोर किया ताकि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचा पाएँ। Now, if the question says what is the ideal temperature range for fish handling to preserve freshness, that is 0 to 4 degrees Celsius, and what is the most commonly used method to preserve fish immediately after harvest? तो immediately after harvest यानी just harvest के बाद हमने कौन सा method यूज़ किया है, that is icing। हमने 1:1 में क्रस्ट आइस के साथ फिश को रख दिया। वॉट इज़ ऑटोलिसिस इन फिश? ऑटोलिसिस यानी जब फिश जो है सेल्फ डाइजेशन करती है खुद के एंजाइम्स का आफ्टर दैट, तो दैट इज़ ऑटोलिसिस। अब हम फिश प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, यानी हमें प्रिजर्वेशन करना है ताकि हम जो शेल्फ लाइफ है फ़िश की वो बढ़ा पाए, ताकि जो स्पॉइलेज है उसको हम प्रिवेंट कर पाए, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, एंजाइमेटिक एक्शन ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो। इसकी वजह से हमें शेल्फ लाइफ को बढ़ाना होता है। शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं? सो सबसे पहले हमने आइसिंग पढ़ा। आइसिंग सबसे पहले हमें 1:1 में क्रस्ट आइस के साथ फ़िश को स्टोर करना है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 से 2 दिन के लिए। इससे हम फ़िश को प्रिजर्व कर सकते हैं और फिर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। नाउ आवर सेकेंड टेक्निक इज़ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी हमने फ्रीज़ कर दिया है एट -18 डिग्री सेल्सियस और लोअर। इसकी जिससे हमने शेल्फ लाइफ बढ़ा दी है, फ्रॉम 6 months to 1 year हमने शेल्फ लाइफ कर दी है। और इससे क्या होगा, माइक्रोबियल और एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएंगी ताकि हम फिश को लॉन्ग टाइम प्रिजर्व कर सकें। थर्ड इज़ ड्राइंग। ड्राइंग से हमने मॉइस्चर निकाल दिया है अबाउट 75 to 80%, ताकि हमने माइक्रोबियल ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर पाएँ। हम इसे सन ड्राई कर सकते हैं या सोलर ड्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो ड्राई फिश होती हैं दैट आर फेमस इन कोस्टल इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्टिंग, जिसमें हम फ़िश को कवर कर देते हैं विद सॉल्ट ताकि सॉल्ट जो होता है वो मॉइस्चर ड्रॉ आउट कर देता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये आपको कीवर्ड याद रखना है, ऑस्मोसिस। जब हम सॉल्टिंग करते हैं तो जो मॉइस्चर हम हटाते हैं उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। देन सॉल्टेड फिश को या तो हम सन ड्राई कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं डायरेक्टली। इट इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग सर्डाइंस और मैकरल्स। देन स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी फ़िश को हमने कुक किया और ड्राई करा बाय एक्सपोजिंग टू स्मोक। स्मोकिंग से भी हम फ़िश को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये फ्लेवर भी देता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी होता है। कोल्ड स्मोकिंग करते हैं बिलो 30 डिग्री सेल्सियस एंड हॉट स्मोकिंग अबव 60 डिग्री सेल्सियस। देन कैनिंग यानी एयर टाइट टिन्स में जब हम फ़िश को सील कर देते हैं और फिर हम इसे रूम टेम्परेचर एट 1 to 2 years हम स्टोर कर सकते हैं। देन फर्मेंटेशन यानी हम फर्मेंट करते हैं फ़िश को यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेड फ़िश को हम पिकल्स, चटनीज़ बनाने के यूज़ में लेते हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड फिश हैंडलिंग एंड फिश प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। नाउ वी विल सी फिश प्रोसेसिंग, जिसमें हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स समझेंगे। नाउ व्हाट इज़ फ़िश प्रोसेसिंग? जब हमने हार्वेस्ट कर लिया फ़िश को, हमने एडिबल बना दिया, हमने स्टोर कर लिया, मार्केटेबल बना लिया। अब हमको फ़िश को प्रोसेस करना है, जो रॉ फिश है उसको हमें प्रोसेस करना है ताकि हम रेडी टू ईट फॉर्म्स यानी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के रूप में उसको कन्वर्ट कर पाएँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करेगी और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कम करने में हेल्प करेगी। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जैसे कि जिलेटिन, फिश एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, फिश प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, शार्क फिन रेस, चिटिन, चिटोसिन, स्क्वालिन एंड इंसिंग्लास, ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हम फिश से यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सोर्सेज आप एक बार रीड कर सकते हैं। देन सिमिलरली पैकेजिंग एंड स्टोरेज, अगर हमें प्राइमरी पैकेजिंग करनी है तो हम लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग करनी है तो कॉर्रुगेटेड फाइबर बोर्ड, बॉक्सेस, वैक्यूम पैकेजिंग कर सकते हैं। देन मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग इज़ ऑल्सो डन, जिसमें हम एयर को गैस के मॉइस्चर से रिप्लेस कर देते हैं। इसमें ये हमने हॉर्टिकल्चर में पढ़ा था काफ़ी डिटेल में। देन रिटॉर्ट पाउचेज आर ऑल्सो यूज्ड, जो कि लेमिनेट्स होते हैं पॉलीस्टर वगैरह के, जिससे हम शेल्फ स्टेबल पैकेजिंग कर सकते हैं। देन ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि रोड, रेल, एयर, सी, फिश को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लाइव फिश, फ्रेश फिश, फ्रोज़न फिश, प्रोसेस्ड फिश,
उसके बाद हम इसे एरेटेड कंटेनर्स, ऑक्सीजनेटेड टैंक्स में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे जो लाइव फिश है उसे, अगर कोई फ्रेश फिश है तो हम उसे क्रश्ड आइस के साथ, जो हमने पढ़ा था 1:1 में रखते हैं। फ्रोज़न फिश है तो -18 डिग्री के सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है। प्रोसेस्ड फिश कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, कैन कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं, लाइक दैट ये ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन दिस यू हैव टू रिमेंबर मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़, जैसे कि जो FSSAI बॉडी है वो रेगुलेट करती है फ़िश की क्वालिटी को अंडर FSSAI एक्ट ऑफ 2006, तो ये एक्ट याद रखना है। देन एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी है जो फ़िश के एक्सपोर्ट को सर्टिफाई करती है। देन देर इज़ MPEDA, मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मैराइन जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करती है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजीज ऑल्सो देयर, जो R&D करती है। ऑल्सो जो सर्टिफिकेशन है वो हमें FSSAI का लाइसेंस चाहिए होता है अगर हमें फ़िश को प्रोसेस या रिटेल में बेचना है। देन EU अप्रूवल नंबर इज़ नीडेड फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन। HACCP यानी हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ये एक्सपोर्ट के लिए मैंडेटरी होते हैं। एक प्रिवेंटिव सिस्टम है फूड सेफ्टी के लिए, तो इसका सर्टिफिकेशन भी चाहिए होता है। ISO 22000 इंटरनेशनली फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है ये। और EIC का सर्टिफिकेशन जैसे मतलब हुआ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल का सर्टिफिकेशन, ये हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करते हैं सी फूड एक्सपोर्ट्स के लिए, क्योंकि सी फूड लोग कंज्यूम करते हैं, राइट। तो हेल्थ सर्टिफिकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट शेयर में इंडिया इज़ अमंग टॉप 5 फिश एक्सपोर्टर्स ग्लोबली। हम मेजरली फ्रोजन श्रिम्स को एक्सपोर्ट करते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन हमारे मेजर टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं जैसे USA, चाइना, जापान। एंड MPEDA जो है वो नोडल एजेंसी है फॉर फिश एक्सपोर्ट, जो कि क्वालिटी इंश्योर करती है, सर्टिफिकेशन एंड प्रमोशन। नाउ वी आर डन विथ फिशरीज स्टैटिक पार्ट, और जो करंट अफेयर्स का फिशरीज पोर्शन बचा है, जो न्यूज़ में है या फिर हमारा प्रोडक्शन कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, हम कौन सी कैटेगरी में कौन से नंबर पे है, रैंकिंग क्या है, या फिर हम जैसे फ्रोज़न श्रिम्प्स करते हैं तो और क्या करते हैं हम एक्सपोर्ट, हम इंपोर्ट क्या करते हैं, ऑल ऑफ दैट करंट पोर्शन जो है हर यूनिट का वी विल कवर सेपरेटली इन अ करंट अफेयर्स क्लासेस। नाउ लेट अस सी सम PYQs। What should be the optimum range of dissolved oxygen for fish to grow? तो dissolved oxygen should be more than 5 ppm, वो हमने पढ़ा था। सो आंसर है 6 ppm यहाँ पर, क्योंकि बाकी दिया नहीं है 5 ppm। मोर देन 5 ppm is 6 ppm. Which of the following indigenous fish is suitable to culture with bottom and column feeders in polyculture system? यानी अगर कोई एक फीडर सिस्टम है और उसमें बॉटम और कॉलम है तो ऊपर क्या हो सकता है, ऊपर कैन बी के, दैट इज कैटला। When fish tank pH level becomes too high or too low, fish can become stressed and even die. What is optimum pH level for most freshwater fishes? तो optimum pH level हमने पढ़ा था, it is 6.5 to 8. What is the name of indigenous major carp which is known to be fastest growing? This also we have read जब हम पढ़ रहे थे, fastest growing is catla. Which of the following is a potamodromous fish? ये हमने पढ़ा था, potamodromous यानी freshwater fishes. एंड फ्रेश वाटर फिशेज़ में हमने पढ़े थे एग्जाम्पल, दैट इज़ कैटला, रोहू एंड मृगल। एंड हमने ट्राउट का एग्जाम्पल एक्चुअली नहीं पढ़ा था, बट या दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रेश वाटर फिश, दैट इज़ अ ब्राउन ट्राउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेडिशनल मैथड ऑफ प्रोसेसिंग फिश बाय सॉल्टिंग, ड्राइंग एंड स्मोकिंग, पिकलिंग अराउंड, कॉल एज दैट इज़ क्यूरिंग। ये मैंने जान के छोड़ा था बिकॉज आई न्यू ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो आई एक्सप्लेन यू हेयर। सो एक्चुअली जो हम फ़िश को प्रोसेस करते हैं बाय सॉल्टिंग, ड्राइंग एंड स्मोकिंग, पिकलिंग, तो उसको कंबाइनली हम क्यूरिंग बोलते हैं। सो दिस इज़ क्यूरिंग। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज लिव्स इन फ्रेश वाटर बट ब्रीज इन सॉल्ट वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर में रहते हैं बट अगर उनको ब्रीड करना होता है तो वो सॉल्ट वाटर में रहती है। सो दैट इज़ कैटाड्रोमस, जो हमने पढ़ा था सी वाटर में वो बॉर्न होती है, फ्रेश वाटर में जाती हैं, लेकिन अगर उन्हें ब्रीड करना है तो वो वापस सी वाटर में आ जाती है। सो दिस इज़ कैटाड्रोमस, विच ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज़ अ स्नेक हेड फिश। सो दैट्स इट विद द लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड ऑल्सो टेल मी वॉट यू लाइक एंड डिडंट लाइक अबाउट द सेशन। क्या आपको समझ आया, वॉज इट ऑफ एनी हेल्प, क्या आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली of any topic जो आपको confusion रहा हो, and now you finally understood कि okay, now you understand what does this means. If it helps you or if it helped you, please let me know, and thank you for watching. We'll meet you next in lecture number 18,
and we will complete forestry in that lecture. And अब ज़्यादा topics नहीं बचे हैं, we will soon complete your topic, soon complete your syllabus. Thank you for watching.